वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 16 जुलाई करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आते हैं तो आप इनको जरूर कवर करते रहिएगा। इससे आगे आने वाले एग्जाम्स में सभी में आपको फायदा होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आगे आने वाले एग्जाम्स में जो करंट अफेयर से हो और आपका छूट जाए। गाइस जानना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं। जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उत्तराखंड के अंदर जितने भी, उन सब के अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं। मेंस के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे मिल रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है। साथ ही साथ लेटर के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, एस्से राइटिंग के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो सभी चीज़ों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। साथ ही साथ एक क्विज चैनल भी है, फ्री टेलीग्राम चैनल है वो भी क्विज चैनल का। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। तो गाइस बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए उत्तराखंड में फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को रेगुलरली पाने के लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS1 से। अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र की, उसमें कहा जा रहा है कि भारत जो है चाइना को पॉपुलेशन में मात दे देगा, यानी कि भारत की पॉपुलेशन चाइना से भी आगे निकल जाएगी। तो इंडिया इज सेट टू सरपास चाइना इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023। तो 2023 में ही कहा जा रहा है, यानी अगले साल की बात की जा रही है कि भारत चाइना को सरपास कर देगा, विद ईच काउंटिंग मोर देन 1.4 बिलियन रेजिडेंट्स दिस ईयर। यानी कि इस साल में कहा जा रहा है कि 2022 में दोनों देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 1.44 बिलियन हो जाएंगी। A United Nations report said on Monday warning that high fertility would challenge economic growth। और जो हाई फर्टिलिटी रेट चल रहा है अभी, चाहे वो भारत में हो और चाहे वो चाइना में हो, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को चैलेंज करेगा, यानी कि जो आर्थिक विकास है उसके रूप में उसके में बाधा बनेगा। द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एस्टिमेटेड टू रीच 8 बिलियन बाय 15 नवंबर दिस ईयर। 2022 के 15 नवंबर तक कहा जा रहा है कि दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो जाएगी। कुड ग्रो टू 8.5 बिलियन इन 2030। तो 2030 तक 8.5 बिलियन हो सकती है, 10.4 बिलियन हो जाएगी 2100 तक। एज द पेस ऑफ मोर्टेलिटी स्लोज, और धीरे धीरे जो मृत्यु दर है वो कम होती जा रही है, क्योंकि बेटर फैसिलिटीज़ हो रही हैं, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हो रही हैं। उन सभी चीज़ों से जो मोर्टेलिटी है, यानी कि जो मृत्यु दर है, वो तो कम हो रहा है, लेकिन जो प्रजनन दर है, यानी कि जो जन्म दर है बच्चों का, वो बढ़ रहा है। The world's population was growing at its slowest pace since 1950, having fallen below 1% in 2020, UN estimate shows। तो यूनाइटेड नेशंस का जो एस्टीमेट है उसमें ये कहा जा रहा है कि दुनिया की जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है 1950 से, वो स्लोएस्ट पेस पे बढ़ रही है, यानी कि सबसे धीरे बढ़ रही है 1950 के बाद। और 2020 में तो देखा जा रहा था कि जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो 1% से कम रेट पर बढ़ी है। इन 2021 जो एवरेज फर्टिलिटी है दुनिया की पॉपुलेशन का, वो 2.3 बर्थ्स है पर वुमेन ओवर अ लाइफ टाइम, जो कि 1950 में 5 बर्थ हुआ करता था, यानी कि प्रत्येक महिला 5 बच्चों को जन्म देती थी। अब 2.3 बच्चों को जन्म देगी। अब सिंपल सी बात है, इसमें 0.3 तो नहीं हो सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि 10 औरतें जो हैं, यानी जो कपल है वो 23 बच्चों को, यानी कि अगर 20 लोग हैं, 10 अगर महिलाएं हैं तो उनके 10 पुरुष होंगे, यानी कि 10 उनके हस्बैंड्स होंगे। तो 10 वाइफ्स के और 10 हस्बैंड्स के, यानी कि 20 लोगों से मिला के 23 बच्चे बनेंगे। तो अगर 23 बच्चे होंगे तो यानी कि 20 तो उनको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन ये जो 3 एक्स्ट्रा हैं इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए जो एवरेज फर्टिलिटी रेट कहा जाता है या टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है, TFR, वो 2.1 होना चाहिए, जो कि एक बिल्कुल लीगलाइज है, या ये कह सकते हैं हम कि एक स्टैंडर्ड है। 2.1 का मतलब ये हुआ कि 20 पर्सन, यानी कि 10 महिलाएं और 10 पुरुष मिलके 21 बच्चों को जन्म देंगी, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन तो पूरी की पूरी चेंज हो ही सकती है, पूरी कवर हो ही सकती है। साथ में जो एक बच्चा एक्स्ट्रा हुआ, अब वो जो एक बच्चा है वो कंटिजेंसी के लिए आप मान सकते हैं कि मान लेते हैं कोई बच्चा या कोई फीमेल जो पैदा हुई है वो ऐसा हो सकता है कि जो फर्टाइल ना हो, जो बच्चे ना पैदा कर सकता हो, या एक बच्चा ऐसा हो गया कि जो विकलांग पैदा हो गया हो, फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से करके हम पॉपुलेशन को कवर करते हैं। तो जो TFR है वो 2.1 होना चाहिए। 2021 में एवरेज फर्टिलिटी हम देख चुके हैं। UN सेड मोर देन हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द ग्लोबल पॉपुलेशन अप टू 2050 विल बी कॉन्सेंट्रेटेड। अब 2050 तक जो ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा अफ्रीका के अंदर, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या जो बढ़ेगी वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बढ़ेगी, जैसे कि वो कोंगो हो, इजिप्ट हो, इथियोपिया हो, भारत की बात भी की जा रही है, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अगर हम बेसिकली कॉन्टिनेंट की बात करें कि कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जो बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन जिसकी बढ़ रही है, तो ना तो वो एशिया है, ना वो यूरोप है, वो अफ्रीका है।
नेक्स्ट आता है GS2 से न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले इंडिया और नेपाल रिलेशंस के ऊपर एक न्यूज़ आ रही है, वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो नदी बहती है एक सेती नाम से नेपाल के अंदर, और उसके ऊपर एक पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो उसमें भारत की योगदान होने जा रहा है कि भारत योगदान देगा नेपाल के पावर प्रोजेक्ट में। तो इंडिया विल बी टेकिंग ओवर एन एम्बिशियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल वेस्ट सेती नियरली 4 years आफ्टर चाइना विड्रू। पहले चाइना के पास ये प्रोजेक्ट हुआ करता था, लेकिन 4 साल पहले जब से चाइना ने इसको छोड़ा है, अब भारत इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है। एंडिंग अ 6 year एंगेजमेंट बिटवीन 2012 एंड 2018। तो 2012 से लेके 2018 तक चाइना उसमें इन्वॉल्व रहा, लेकिन अब चाइना उसको जैसे जैसे छोड़ रहा है, तो अब उसको इंडिया टेक ओवर कर रहा है उस प्रोजेक्ट को। तो इंडिया का जो NHPC है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है, उसने अपनी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट जो है उसको शुरू कर दिया है इन फार वेस्टर्न नेपाल में, यानी कि सुदूर पश्चिम जिला जो है नेपाल का, उसके अंदर ये आता है सुदूर पश्चिम नेपाल में, फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में जब अभी विजिट हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, उनके जाने के बाद यहाँ पे जो NHPC है, भारत के NHPC, उसने काम करना शुरू कर दिया है। तो वेस्ट सेती प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, ये कहाँ पे है। पहले तो इसको आप मैप से देख लीजिए। ये अगर हम देखें, ये भारत की टेरिटरी है, ये नैनीताल है उत्तराखंड का, और ये काठमांडू राजधानी है नेपाल की। अब नेपाल में आप देखेंगे कि ये 2 रिवर्स आ रही हैं। ये जो इधर वाली रिवर है ये सेती रिवर है, और ये वाली जो रिवर है ये कर्णाली रिवर है। तो ये जो डैम है ये वेस्ट सेती, क्योंकि ये पश्चिम दिशा में है, तो ये पश्चिम दिशा की होने की वजह से इसको वेस्ट सेती रिवर कहा जा रहा है। तो ये वेस्ट सेती डैम बना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये डैम सेती रिवर और कर्णाली रिवर के कंजॉइन पे बना है, कि जहाँ पे दोनों नदियाँ मिल रही हैं, तो बिल्कुल गलत है। ये सेती रिवर कर्णाली रिवर के जॉइन पे नहीं बन रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सेती रिवर पे ही है। और सेती रिवर कहाँ बहती है? नेपाल में बहती है। ऐसे कुछ भी सवाल करके आ सकते हैं आपके पास कि सेती रिवर अभी न्यूज़ में थी, ये किस देश में बिलोंग करती है, किस देश से? नेपाल से बिलोंग करती है। ये जो वेस्ट सेती डैम है वो कहाँ पर बन रहा है? तो वो नेपाल में बन रहा है। किसके सहयोग से बन रहा है, किसके कोऑपरेशन से बन रहा है? भारत के कोऑपरेशन से बन रहा है। तो इसमें देख लेते हैं कि वेस्ट सेती प्रोजेक्ट जो है ये 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, इज़ टू बी बिल्ट ऑन द सेती रिवर इन द फार वेस्टर्न नेपाल। वेस्ट सेती एंड सेती रिवर जो कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, उसकी कैपेसिटी हो जाएगी टोटल मिला के 1200 मेगावाट। और इंडिया और नेपाल के अगर हम पावर रिलेशंस देखें, तो महाकाली ट्रीटी साइन की गई थी 1995 में, जिससे कि 6480 मेगावाट प्रोड्यूस किया जाएगा। एक अपर कर्णाली प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है, और एक 900 मेगावाट का अरुण प्रोजेक्ट भी है ईस्टर्न नेपाल में। ठीक है, तो इस तरह से करके कई सारे नेपाल के साथ भारत जो है डैम्स बना रहा है, पावर रिलेशंस बना रहा है। नेक्स्ट आता है पावर स्प्लिट्स की। अगर पॉलिटिकल स्प्लिट्स की अगर हम बात करें, तो पॉलिटिक्स में जो स्प्लिट्स हो रहे हैं आजकल, जिस तरह से कि हमने शिवसेना के अंदर देखा कि महाराष्ट्र असेंबली में हमने जो देखा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर जो एकनाथ शिंदे के लेड के साथ जितने भी MLAs थे, उन्होंने जो उस टाइम पे वहाँ पे उद्धव ठाकरे जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, उनसे हटके उन्होंने अलग से अपनी सरकार बनाई। तो स्प्लिट्स एंड स्विचेस आर कॉमन प्लेस इन लेजिस्लेचर्स अक्रॉस द ग्लोब। तो जो राइटर है उनका कहना ये है कि जो स्प्लिट्स हैं या स्विचेस हो रही हैं, कि एक पार्टी से स्विच करके आप दूसरी पार्टी में स्विच कर रहे हैं, या फिर आप अपनी ही पार्टी में स्प्लिट कर दे रहे हैं, यानी एक ही पार्टी के अंदर गुट बनकर वो पार्टी टूट जाती है, तो ये कॉमन प्लेस है, यानी कि नॉर्मली ऐसा होता रहता है पूरी दुनिया में। एंड इंडिया हैज़ विटनेस्ड एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट वेव्स। और उन्होंने 3 वेव्स की बात करी हैं, जो भारत में 3 वेव्स आई हैं। तो वो वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसके लिए ही ये न्यूज़ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो पहली वेव कब हुई थी? पहली वेव हुई थी 1960s के हाफ में। द फर्स्ट वेव अकर्ड टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द 1960s व्हेन चैलेंजर्स टू द कांग्रेस अटेम्प्टेड टू डिस्प्लेस इट इन द स्टेट्स। तो उस टाइम पे 1965 से लेकर 1970 के आसपास अगर हम देखें, तो उस टाइम पे कई राज्यों में ऐसा हुआ था कि कांग्रेस की सरकार हार गई थी। तो उस टाइम पे ये देखा जा रहा था कि कई सारे जो चैलेंजर्स हैं वो कांग्रेस को हटाना चाह रहे हैं राज्यों में से। देयर वॉज लिटरली ग्रेट शोविंग एंड पुशिंग एंड अ क्विक टर्न ओवर ऑफ गवर्नमेंट्स ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ लेजिस्लेटर्स अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज। और ध्यान देने वाली बात यह है, जो भारत में एंटी डिफेक्शन लॉ आया, यानी कि दल बदल कानून आया, वो 1985 में आया, और हम अभी 1965 से 1970 की बात कर रहे हैं। यानी कि उस समय पे बहुत ईजी था कि कोई भी MLA किसी भी पार्टी से कूद के आ सकता था और किसी भी पार्टी में कूद के जा सकता था। तो उस टाइम पे आया राम गया राम जैसी फिलॉसफी अपनाई जा रही थी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इजी था किसी भी सरकार को गिराना और किसी भी सरकार को बनाना। द नेक्स्ट फेज वॉज इनॉग्रेटेड विद एन अटेम्प्ट टू एंड द फ्री मूवमेंट एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ लेजिस्लेटर्स थ्रू द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो दूसरा जो फेज़ आता है वो 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के दौरान आता है, जब 52वें संविधान संशोधन से 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो एंटी डिफेक्शन लॉ था उसको लाया गया था।
वाइल द लॉ डिस्करेज्ड इंडिविजुअल मूवमेंट इट इंसेंटिवाइज्ड अ कलेक्टिव मूवमेंट ऑफ लेजिस्लेटर्स। अब देखिए जो 52वां संविधान संशोधन आया उसके वजह से ये आया, उसमें जो कानून था उसमें ये था कि आप इंडिविजुअली तो आप नहीं जा सकते। अगर एक पर्सन एक पार्टी छोड़ के जाता है तो उसके वजह से क्या होगा, उस पर्सन को निष्कासित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई कलेक्टिव मूवमेंट ऑफ लेजिस्लेटर्स होता है, यानी कि कई सारे लेजिस्लेटर्स मिलकर, 2/3 लेजिस्लेटर्स मिलकर अगर जाते हैं, फैक्शन बना के जाते हैं, गुट बना के जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वजह से पहले 1 या 2 एमएलए जाया करते थे, अब हम देखते हैं कि बहुत सारे एमएलए एक साथ चले जाते हैं। तो इट लेड डाउन स्पेसिफिक नंबर्स टू लेजिटिमाइज एंड वैलिडेट पार्टी स्विचेस। अब तीसरा फेज आता है, राइटर का कहना यह है कि 2014 के बाद बीजेपी लेड गवर्नमेंट के दौरान हुआ कि द थर्ड फेज वॉज इनॉग्रेटेड इन 2014 विद द बीजेपी ऑन द असेंडेंस व्हेन ऑलरेडी डोमिनेंट पार्टीज बिगेन टू यूज स्प्लिट्स। तो उनका कहना यह था कि जब ऑलरेडी डोमिनेंट पार्टीज जो हैं वहाँ पे भी स्प्लिट्स और स्विचेस होने लगे टू वीकन एंड डिस्ट्रॉय देयर कॉम्पिटिटर्स, जिससे कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रतिद्वंदी हैं, उनको वीकन किया जा सके, कमज़ोर किया जा सके और उनको ख़त्म किया जा सके या नष्ट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ आती है द न्यू गाइडलाइंस टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यानी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसमें कहा जा रहा है कि नई गाइडलाइंस आई हैं अभी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा, जो ये कह रहा है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, यानी कि आप गलत तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते। बेसिकली ये जो न्यूज़ है ये सर्विस फ़ी पे है, जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स के द्वारा सर्विस फ़ी लगाने से मना किया गया है उसके ऊपर है। तो जुलाई 4 को CCPA ने अनाउंस किया 5 गाइडलाइंस को टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट्स रिगार्डिंग द लिवाई ऑफ सर्विस चार्जेस इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। तो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में आप सर्विस चार्जेस नहीं लगा सकते, उसकी बात की जा रही है। The guidelines are in addition to the Centre's 2017 guidelines which prohibit the levy of service charges on consumers by hotels and restaurants। तो गाइडलाइंस जो हैं ये सेंटर ने जो 2017 में गाइडलाइंस दी थी उसके एडिशन में है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब आप सर्विस चार्जेस नहीं लिवाई कर सकते कंज्यूमर्स पे, चाहे वो होटल्स में हो चाहे वो रेस्टोरेंट्स में हो। एंड टर्म्स द चार्जिंग फॉर एनीथिंग अदर देन द प्राइसेस डिस्प्लेड ऑन द मेन्यू कार्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल टैक्सेस विदाउट एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द कस्टमर। अब उनका कहना ये है कि हम उन सभी चीज़ों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहेंगे होटल्स में और रेस्टोरेंट में। जब कोई पर्सन आपके पास आता है तो आप पहले उसको मेन्यू दिखा दीजिए, मेन्यू में आप साफ साफ लिखिए कि आपके मेन्यू के जो रेट्स हैं वो क्या हैं, आपकी जो डिशेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनके रेट्स क्या हैं, और वहाँ पे ये भी लिखिए कि वहाँ पे टैक्सेस कितना है, कि आप टैक्सेस उसमें अप्लाई करवा रहे हैं नहीं करवा रहे। तो अगर वहाँ पे टैक्सेस एक्स्ट्रा है तो आप उसमें लिखिए कि +5% GST एक्स्ट्रा। तो जिस पर्सन ने ये नहीं लिखा या जो रेस्टोरेंट ये नहीं लिखा और एक्स्ट्रा जब वो पर्सन बाद में बिल पेमेंट करने के लिए जाता है और उस टाइम पे अगर आप उसके ऊपर ही चार्ज करते हो तो इससे ये शो होता है कि आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में जा रहे हैं। तो क्या पावर्स हैं CCPA की, अगर हम देखें तो CCPA हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड टू रेगुलेट मैटर्स रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ राइट ऑफ कंज्यूमर्स। तो अगर जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनके अधिकारों का अगर हनन होता है तो CCPA को, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को ये पावर मिली हुई है कि वो उन मैटर्स को रेगुलेट कर सकता है। Under the Consumer Protection Act 2019, authority was established to regulate violation of customer rights, unfair trade practices and false और misleading advertisements। अब देखिए सभी चीज़ों के ऊपर ये ध्यान देने की चीज़ें हैं कि कंज्यूमर के राइट्स यानी कि उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उनका अगर हनन होता है तो उस पर भी ये ध्यान देता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि अगर आप गलत तरीके से ट्रेड करते हैं, यानी कि अनुचित व्यापार अगर हम प्रथाएं अपनाते हैं तो उन चीज़ों के ऊपर भी। एंड फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स यानी कि झूठे और जो भ्रामक एडवर्टीजमेंट्स हैं यानी कि विज्ञापन है, उनके खिलाफ भी एक एक्शन लेता है। CCPA हैज़ अथॉरिटी अंडर सेक्शन 18 ऑफ द CPA Act 2019 टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनफोर्स द राइट्स ऑफ देयर कंज्यूमर्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सेक्शन 18 है CPA Act 2019 का, वो CCPA को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, प्रमोट करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि आप एनफोर्स करेंगे उन हकों को जो कि एक उपभोक्ता के अधिकार होते हैं, एंड प्रिवेंट वायलेशन ऑफ देयर राइट्स अंडर द एक्ट। और इस एक्ट के तहत उनके राइट्स का वायलेशन नहीं होने देंगे, उनके राइट्स का जो उल्लंघन है उनको नहीं होने दिया जाएगा। It also seeks to ensure that no person engages in unfair trade practices. It is also empowered to issue guidelines to enforce the rights of the consumers laid down in the Act। अब बात आती है सर्विस चार्ज क्या है। तो सर्विस चार्ज वो टिप है या डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है बिटवीन द कस्टमर एंड द रेस्टोरेंट स्टाफ, स्पेशली द वेटर स्टाफ। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सर्विस चार्ज क्या है, ये तो टिप के रूप में है, ये टिप के रूप में हुआ या डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हुआ जो कस्टमर और रेस्टोरेंट के स्टाफ के बीच में होता है। ज़्यादातर जो वेटर स्टाफ होता है उसको आप देते हैं। इट्स अ फी कलेक्टेड टू पे फॉर सर्विसेज एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ अ प्राइमरी प्रोडक्ट। देखिए गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप अपनी मर्जी से चाहे कुछ भी दे दें, लेकिन जो होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं
वो खुद ही आपके ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जो बिल आपको दिया जाएगा, जो कैश मेमो आपको दिया जाएगा, उसके अंदर जो आपने खाना खाया है उनका चार्जेस तो होगा ही होगा, लेकिन बाद में थर्ड नंबर पर वो अगर चाहें तो सर्विस फ़ी करके 500 रुपीज़ या 200 रुपीज़ या 300 रुपीज़ नहीं लिख सकते। तो गवर्नमेंट का जो कंसर्न है वो ये है कि सर्विस फ़ी हम चार्ज नहीं करेंगे, सर्विस चार्ज नहीं करेंगे। आप बाकी जो खाना है आप उसकी चार्ज कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, कस्टमर की इच्छा है कि अगर वो चाहें तो वो कुछ दे सकते हैं वेटर को। तो इट्स अ फी कलेक्टेड टू पे फॉर सर्विसेज। इट इज़ कलेक्टेड बाय हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स एंड फूड एंड बीवरेजेस इंडस्ट्रीज एज अ फी फॉर सर्विंग कस्टमर्स। तो ये जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स हैं, जैसे कि होटल्स हुआ, रेस्टोरेंट्स हुआ, तो वे लोग चार्ज करते हैं इस चीज़ के लिए क्योंकि हम सर्व कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो इसके लिए वो चार्ज करते हैं। वॉट डू द न्यू गाइडलाइंस स्पेसिफाई? तो नई गाइडलाइंस क्या स्पेसिफाई करती हैं? एज पर द न्यू गाइडलाइंस होटल्स और रेस्टोरेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम लिविंग एक्स्ट्रा चार्जेस। तो होटल्स को और जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको मना कर दिया गया है कि आप एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं अप्लाई कर सकते। दे आर नॉट अलाउड टू फोर्स सर्विस चार्जेस, आप सर्विस चार्जेस फोर्स नहीं कर सकते। एंड मस्ट क्लियरली इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स दैट सर्विस चार्जेस आर वॉलेंट्री, ऑप्शनल एंड एट देयर डिस्क्रिप्शन। और जो सर्विस चार्ज हैं ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर। तो उनका कहना ये है कि आप ऑटोमेटिकली या बाय डिफ़ॉल्ट बिल में उसको ऐड नहीं कर सकते। दे आर नॉट अलाउड टू फोर्स सर्विस चार्ज एंड मस्ट क्लियरली इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स दैट सर्विस चार्जेस आर वॉलेंटरी, ऑप्शनल एट देयर डिस्क्रिप्शन। Hotels and restaurants are no longer allowed to restrict entry or service based on the collection of service charges. Hotels cannot add service charges to their bills and charge GST on the total. उनका कहना ये भी है कि होटल्स ऐसा नहीं है कि सर्विस चार्ज ऐड करें बिल में और उसके बाद उन सब के ऊपर GST लगाएं, तो ये अलाउड नहीं है। पॉइंट हियर इज दैट एनी टिप डोनेशन टोकन ग्रेचुटी इज नो लॉन्गर परमिटेड टू बी चार्ज। तो यानी कि पॉइंट यहाँ पे ये है, अगर हम क्रक्स देखें इस न्यूज़ का, तो वो ये है कि रेस्टोरेंट्स के द्वारा या होटल्स के द्वारा कोई भी टिप, डोनेशन, टोकन या ग्रेचुटी वो ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे। नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर अनवील्स नेशनल एम्बलम अटॉप न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के दौरान जो चीज़ें बन रही हैं, तो वहाँ पे नया जो नेशनल एम्बलम है उसका बहुत ही बड़ा जो एक स्कल्पचर है उसको वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। जैसे इसको इंस्टॉल किया गया और अनवील किया गया, इसके ऊपर ये कंट्रोवर्सी हो गई है कि जो वहाँ पे शेर हैं, जो चार सारनाथ का जो एम्बलम था जो लिया गया है अशोकन पिलर से, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो शेर थे उनके मुंह बंद थे, वो एक थोड़े पोलाइट दिखते थे, लेकिन ये जो शेर अब लगाया गया है एम्बलम के रूप में वो थोड़ा एग्रेसिव लुक में है। तो अनवील्ड 6.5 मीटर टॉल, 6.5 मीटर ये ऊंचा है, नेशनल एम्बलम ऑन द रूफ ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट बिल्डिंग। द एम्बलम विच इज़ मेड ऑफ ब्रॉन्ज वेज 9500 kg, तो 9500 किलो इसका वजन है। एक स्टील का स्ट्रक्चर भी बनाया गया है 6500 किलो का, जिससे कि इस एम्बलम को सपोर्ट मिल सके। एम्बलम को क्रिएट किया है सुनील दियोरे ने और औरंगाबाद से, और लक्ष्मण व्यास ने जयपुर से, और इसको फैब्रिकेट किया गया है औरंगाबाद में, जयपुर में और दिल्ली में। यहाँ पे इसको मिलकर बनाया गया है। जो गवर्नमेंट के कंसल्टेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए वो है SCB डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जो कि गुजरात की एक कंपनी है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है GS3 से। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कुछ चीज़ों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ चीज़ों का जो सॉफ्टवेयर है या डेटा है, उसको क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत रखा गया है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, जो MIT जो मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार की, हैज़ डिक्लेयर्ड IT रिसोर्सेज, जो IT रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ICICI बैंक के हों, चाहे SDFC बैंक के हों, और चाहे UPI को मैनेज करने वाली जो एंटिटी है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI, उन सभी के डेटा को क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखा गया है। तो सवाल ये होता है कि ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 डिफाइंस क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कंप्यूटर रिसोर्स द इनकैपेसिटेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ विच शैल हैव डिबिलिटेटिंग इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी। तो ये कहने का मतलब है कि IT एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कंप्यूटर रिसोर्स है कि अगर जिसको नष्ट कर दिया जाए तो उससे जो देश की आंतरिक सुरक्षा है उस पर खतरा आता है, उसकी अर्थव्यवस्था पे खतरा आता है, पब्लिक हेल्थ पे खतरा आता है और पब्लिक सेफ्टी पे खतरा आता है। तो यानी कि क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही, नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो क्रिटिकल है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The government under the act has the power to declare any data, database, IT network और communication infrastructure as CII। तो सरकार के पास ये हक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत कि वो किसी भी डेटा को वो
डेटा को, डेटाबेस को, आईटी नेटवर्क को या कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कह सकती है टू प्रोटेक्ट द डिजिटल एसेट, कि उस डिजिटल एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को गवर्नमेंट के द्वारा CII यानी कि क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत कहा जा सकता है। एनी पर्सन हु सिक्योर्स एक्सेस or attempts to secure access to a protected system in violation of the law can be punished with a jail term up to 10 years। और ये भी कहा जा रहा है कि मान लेते हैं जिस चीज़ को CII कहा गया है, अगर कोई उसमें सेंध करना चाहता है यानी कि उसके अंदर वो फिशिंग करना चाहता है, घुसना चाहता है, तो उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो बात आती है कि CII को किस तरह भारत में प्रोटेक्ट किया गया है। तो जनवरी 2014 में नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर को बनाया गया था। उसको नोडल एजेंसी बनाया गया फॉर मेकिंग ऑल मेजर्स टू प्रोटेक्ट द नेशंस क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पूरे भारत का जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गई जिसका नाम रखा गया नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। तो NCIIPC विल मॉनिटर एंड फोरकास्ट नेशनल लेवल थ्रेट्स टू CII। तो वो फोरकास्ट करते हैं और ये भी देखते हैं, यानी कि ये भी घोषणा करते हैं कि जो नेशनल लेवल थ्रेट्स हैं कि पूरे देश स्तर पर कोई थ्रेट तो नहीं है CII को, यानी कि क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, फॉर पॉलिसी गाइडेंस, एक्सपर्टाइज शेयरिंग एंड सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर अर्ली वार्निंग अलर्ट्स। यानी कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करते हैं कि अगर उनको लगता है कि इस पर खतरा आने वाला है या इस पर कोई अटैक करने वाला है किसी डेटा पे, तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही उसको बताया जाता है और उसको सचेत कर दिया जाता है कि आप अपने डेटा की प्रोटेक्शन करें। नेक्स्ट आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट से न्यूज़ आ रही है लाइटनिंग किल्स के ऊपर, कि जो लाइटनिंग है यानी कि जो बिजली गिरती है, जो आसमान में बिजली चमकती है जिस टाइम पे बारिश का मौसम हो रहा होता है, और कभी कभी वो बिजली आसमान में जो हमें दिखती है वो ज़मीन पे भी गिरती है, जिसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हाउ लाइटनिंग किल्स एंड हाउ टू बी सेफ व्हेन इट स्ट्राइक्स। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइटनिंग को भारत में अभी भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर या डिज़ास्टर को काउंट नहीं किया गया है, जबकि लाइटनिंग की वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही है। तो बात यह आती है कि लाइटनिंग को डिज़ास्टर के अंदर काउंट करना चाहिए। तो ऑफ ऑल द एटमॉस्फेरिक फिनोमिना लाइटनिंग परहैप्स इज़ द मोस्ट डेंजरस एंड मिस्टीरियस। तो जितने भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है ये माने जाते हैं कि जो लाइटनिंग है, जो बिजली चमकती है, तो वो मोस्ट डेंजरस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा रहस्यमयी भी है। इन इंडिया लाइटनिंग किल्स अबाउट 2000 to 2500 पीपल एवरी ईयर। हर साल 2 से 2,500 लोग मारे जाते हैं। बिहार इज़ जस्ट वन ऑफ द सेवरल हॉटस्पॉट्स फॉर लाइटनिंग इन इंडिया एज अ न्यू एटलस ऑफ लाइटनिंग शोज। तो जो नया एटलस निकाला है लाइटनिंग का गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें ये बताया जा रहा है कि बिहार जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली गिरती है। तो लाइटनिंग क्या है, इसको अगर हम साइंटिफिकली समझें तो लाइटनिंग एक रैपिड और एक मैसिव डिस्चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि बहुत तेज़ी से और बहुत सारा बिजली जो है, बहुत सारा जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जब वो एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट होता है धरती की तरफ, जब वो धरती की तरफ आता है तो उसको हम लाइटनिंग कहते हैं। द डिस्चार्जेस आर जनरेटेड इन जाइंट मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड्स दैट आर 10 to 12 किलोमीटर टॉल। अब देखिए जो डिस्चार्जेस हैं, जो यानी कि जो बिजली पैदा हो रही है, जो डिस्चार्ज पैदा हो रहा है, ये बहुत बड़े बड़े जो विशाल क्लाउड होते हैं, जिस टाइम पे बारिश का मौसम होता है, काले बादल होते हैं जिसको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहा जाता है। तो उन क्लाउड्स में जो कि 10 से 12 किलोमीटर ऊंचे होते हैं, वहाँ पे ये होता है। द बेस ऑफ दीज क्लाउड्स टिपिकली लाइज विद इन 1 to 2 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस वाइल द टॉप इज 12 to 13 किलोमीटर। अब देखिए इस तरह से मान लेके चलिए, अगर ये धरती है, ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से आसमान की तरफ जैसे हम चलेंगे तो धरती से 1 या 2 किलोमीटर ऊपर बादल शुरू हो जाएंगे, और इन बादलों की हाइट करीब करीब 12 किलोमीटर के आसपास होती है। तो यानी कि ये इतने बड़े बादल होते हैं, आप कह सकते हैं इतनी लंबाई में बादल होते हैं, और जब इनके अंदर घर्षण होता है, इनके अंदर फ्रिक्शन होता है, तो वहाँ पर बिजली पैदा होती है। टेम्परेचर्स इन द टॉप ऑफ दीज क्लाउड्स आर इन द रेंज ऑफ -35 to -45। तो टेम्परेचर जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जो टेम्परेचर होता है वो -35 डिग्री से -45 डिग्री तक हो सकता है, इतना ठंडा होता है। एज द वाटर वेपर मूव्स अपवर्ड इन द क्लाउड द फॉलिंग टेम्परेचर कॉजेज इट टू कंडेंस। तो जैसे जैसे वाटर वेपर, क्योंकि वाटर वेपर गर्म है, अब वो जो भाप है वो तो गर्म होती है, तो जैसे जैसे भाप ऊपर उठती है तो धीरे धीरे वो कंडेंस होने लगती है, ऊपर जाते जाते उसका टेम्परेचर जब ठंडा होने लगेगा तो वो कंडेंस होने लगेगी। As they move to temperature below 0 degree Celsius, the water droplets change into small ice crystal। तो जैसे जैसे जो पानी की भाप थी पहले वो गर्म हुआ करती थी, जब वो ऊपर उठी तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होने लगा तो वो बर्फ़ के टुकड़ों में टूटने लगी, यानी कि आइस क्रिस्टल्स में बनने लगी। फिर दे कंटिन्यू टू मूव अप गैदरिंग मास अंटिल दे आर सो हैवी दैट दे स्टार्ट टू फॉल टू अर्थ। तब वो जब तक ऊपर जाता रहेगा, वो जो हवा है या जो वाटर वेपर है, जो आइस क्रिस्टल भी बन गया, वो तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक कि उसका वजन इतना ना हो जाए कि अब वो ऊपर आसमान में ना रह पाए और उसको नीचे ज़मीन पे आना पड़े।
दिस लीड्स टू अ सिस्टम इन विच साइमल्टेनियसली स्मॉलर आइस क्रिस्टल्स आर मूविंग अप एंड बिगर क्रिस्टल्स आर कमिंग डाउन। तो इसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जो छोटे आइस क्रिस्टल्स हैं वो तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जो बड़े क्रिस्टल्स होंगे जो इतने भारी हो चुके हैं कि अब ऊपर नहीं रह सकते, उनको ज़मीन पे गिरना पड़ेगा, तो वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि एक कोलिजन होता है कि जो नीचे से ऊपर जाने वाले हैं और ऊपर से नीचे आने वाले हैं। तो कोलिजन फॉलोज एंड ट्रिगर द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी वजह से जब उनमें घर्षण होता है, उनमें फ्रिक्शन होता है, टकराव होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होता है। एक प्रोसेस दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द जनरेशन ऑफ स्पार्क्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी में इसका जो स्पार्क होता है वो वहाँ से होने लगता है। एज द मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉज मोर कोलिजन्स एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स, अ चेन रिएक्शन ensues. The process results in a situation in which the top layer of the cloud gets positively charged while the middle layer is negatively charged। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, जो क्लाउड की जो लेयर होती है सबसे ऊपर की, अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर धरती है, यहाँ पे क्लाउड की पहली लेयर है और यहाँ पे क्लाउड की ऊपर की लेयर है, जो 10 से 12 किलोमीटर का डिफरेंस है ये वाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, नीचे वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और यहाँ पे फिर क्या होने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शुरू हो जाता है। The electrical potential difference between the two layers is huge, of the order of a billion to 10 billion volts। 10 बिलियन वोल्ट तक का यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। इन अ वेरी लिटिल टाइम एक मैसिव करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 लाख टू अ मिलियन एम्पियर स्टार्ट्स टू फ्लो बिटवीन द लेयर्स। तो 1 लाख एम्पियर से भी ज़्यादा करंट वहाँ पे फ्लो कर जाता है। वाइल द अर्थ इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखिए धरती के बारे में कहा जा रहा है कि धरती इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर तो है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है। तो हाउएवर इन कंपैरिजन टू द मिडल लेयर ऑफ द क्लाउड इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन धरती पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। एज अ रिजल्ट अबाउट 15 to 20% ऑफ द करंट गेट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ एज वेल। इस वजह से क्या होता है कि जो धरती के पास भी करंट आ जाता है, और जब धरती के पास करंट आता है तो नीचे जो भी प्रॉपर्टी होती है वो डैमेज हो जाती है। तो 2019 से 2022 के देखें तो टॉप 8 लाइटनिंग प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स अगर देखें, जहाँ पे 2 लाख स्ट्राइक्स होती हैं कि हर साल 2 लाख बार बिजली गिरती है वहाँ, तो वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, क्योंझर है, पुरुलिया है, चंद्रपुर है, कोरबा, जैसलमेर, मेदिनीपुर वेस्ट और प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का। तो ऐसे करके कई सारे अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर बिजली बहुत ज़्यादा गिरती है। तो लाइटनिंग प्रोन एरियाज देखें तो मध्य प्रदेश हैज़ रिपोर्टेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो क्लाउड से ग्राउंड पे जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स है सबसे ज़्यादा वो एमपी में पाई गई हैं, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, फिर वेस्ट बंगाल में। अदर स्टेट्स विद हाई स्ट्राइक रेट इंक्लूड बिहार, यूपी, कर्नाटका, झारखंड एंड तमिलनाडु। तो लाइटनिंग इज़ फेयरली कॉमन दो इट इज़ नॉट ऑफन रियलाइज्ड इन द अर्बन सेंटर्स। अब देखिए लाइटिंग कॉमन तो है, लेकिन ये अर्बन सेंटर्स में इतना नहीं आती, ये खुले एरिया में ज़्यादा आती है। इन इंडिया वेल ओवर 1 करोड़ लाइटिंग स्ट्राइक्स हैव बीन अकर्ड इन रिसेंट ईयर्स। तो 1 करोड़ लाइटिंग स्ट्राइक्स रिकॉर्ड की जा रही है हर साल कुछ सालों में। इट इज़ ओनली ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स दैट लाइटिंग रिकॉर्ड्स हैव बिगन टू बी मेंटेन्ड। और कुछ ही समय से लाइटनिंग के रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने लगे हैं भारत में। इससे पहले बिजली गिरना एक अपने आप में ना तो डिजास्टर माना जाता था और ना ही इसकी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जाता था। 2019-20 में अबाउट 1.4 करोड़ लाइटिंग स्ट्राइक्स वर रिकॉर्डेड विच इंक्रीज टू 1.85 करोड़ इन 2020-21। तो 2019-20 में 1.4 करोड़ लाइटनिंग स्ट्राइक्स रिकॉर्ड की गई, फिर 2020-21 में 1.85 करोड़ की गई, और 2021-22 में 1.49 करोड़ की गई। तो हाउ कैन द इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स बी मिटिगेटेड। अब बात ये आती है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि बिजली गिरती है, गिरती कैसे है कि जो क्लाउड्स हैं एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, एक तरफ नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, और उन क्लाउड्स में जो अंदर आइस क्रिस्टल्स बनते हैं उनके घर्षण की वजह से बिजली बनती है। तो हमें समझ में आ गया। अब बात यह आती है कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स को इनको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, यानी कि इसके प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है। तो लाइटनिंग इज़ नॉट क्लासिफाइड एज ए नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला कदम तो यही उठाना चाहिए एनडीएमए को, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि लाइटनिंग को नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में इंक्लूड करना चाहिए। But recent efforts have resulted in the setting up of an early warning system that is already saving many lives। तो कहा जा रहा है कि लेकिन कुछ एफर्ट्स अभी रिजल्टली किए गए हैं हाल ही में, जिसके वजह से ये कहा जा रहा है कि कई सारे अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे कि उड़ीसा जैसे राज्यों में या बिहार जैसे राज्यों में जहाँ पे पहले ही पता चल सके कि वहाँ पे लाइटनिंग होने वाली है या नहीं होने वाली है। मोर देन 96% ऑफ लाइटनिंग डेथ्स हैपेंड इन रूरल एरियाज। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं। एज सच मोस्ट ऑफ द मिटिगेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स नीड टू फोकस ऑन दीज कम्युनिटीज़। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं सबसे ज़्यादा उनको बताना चाहिए, उनको इसके बारे में शिक्षित करना चाहिए कि अगर कभी भी लाइटनिंग हो रही हो तो आप अपने आप को कैसे वहाँ पर बचा सकते हैं। लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेज आर फेयरली अनसोफिस्टिकेटेड एंड लो कॉस्ट। अब देखिए लाइटनिंग प्रोटेक्टिंग डिवाइसेज जो हैं वो हमेशा लो कॉस्ट रहे हैं, उनकी कीमत बहुत कम रही है, लेकिन फिर भी
रेट कम होने के बाद भी, उनका प्राइस कम होने के बाद भी उनका जो पेनिट्रेशन है वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, उनका जो डिप्लॉयमेंट है रूरल एरियाज़ में वो बहुत बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट आता है द सर्च फॉर डार्क मैटर। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। द मैनी फिजिसिस्ट स्ट्रांगली बिलीव दैट द एंटायर विजिबल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स फॉर्म्स ओनली 5% ऑफ ऑल मैटर इन इट। तो ये कहा जा रहा है कि जितना भी यूनिवर्स में हमें जो भी चीज़ें दिखती हैं वो मात्र 5% है, बाकी चीज़ें जो हैं वो डार्क मैटर है। दे बिलीव द रेस्ट इज़ मेड अप ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। तो बाकी जो चीज़ें हैं जो हमें नहीं दिख रही हैं, हमें जो चीज़ें दिखती हैं यूनिवर्स में वो सिर्फ 5% है, बाकी जो नहीं दिख रहा वो 95% है यूनिवर्स, ये कहा जा रहा है। द लेटेस्ट टू हिट द न्यूज़ इन द फील्ड ऑफ डार्क मैटर इज़ अ डार्क मैटर डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट नेम्ड लक्स जेपलिन इन साउथ डकोटा इन यूएस। तो यूएस में साउथ डकोटा में एक डार्क मैटर डिटेक्टर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इसका नाम है लक्स जेपलिन LZ। तो एज ऑफ टुडे दिस इज़ द मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर इन द वर्ल्ड। अब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। टू गिव एन आइडिया ऑफ द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इन मेजरिंग एविडेंस ऑफ अ डार्क पार्टिकल, इट इज़ सेड द चेंबर ऑफ दिस LZ डिटेक्टर कैन कंटेन ओनली 1 ग्राम ऑफ डस्ट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ है कि ये कहा जा रहा है कि डार्क मैटर को अगर हमें पता करना है यूनिवर्स में डार्क मैटर है, तो ये जो रूम है इसका LZ डिटेक्टर का, यानी कि लक्स जेपलिन जो डिटेक्टर है उसका जो कमरा है जहाँ पे डिवाइस रखा गया है जिसके वजह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उस कमरे में, उस चेम्बर में सिर्फ 1 ग्राम डस्ट ही हो सकती है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा कमरा होगा, उसमें डस्ट का सिर्फ 1 ग्राम ही अगर होगा तो ही वो पता कर सकता है, यानी कि उसको दूसरी किसी भी एनर्जी से मतलब नहीं होना चाहिए उस डिवाइस को। दिस इज़ द एक्सटेंट टू विच रिसर्चर्स हैव टू गो टू रूल आउट अनवांटेड सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम अदर एंटिटीज़, क्योंकि हर एंटिटी से कुछ ना कुछ सिग्नल आते रहते हैं। तो अब ये कहना है कि वो जो सिग्नल्स हैं, किसी भी अनवांटेड सिग्नल्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, डस्ट की वजह से जो सिग्नल्स आते हैं उसके वजह से जो वो मशीन है वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए उस कमरे को बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, वहाँ पे 1 ग्राम भी डस्ट नहीं होना चाहिए, धूल नहीं होनी चाहिए। तो बात आती है कि व्हाट इज़ डार्क मैटर एंड व्हाई इज़ इट सो इलूसिव। तो इतना मायावी क्यों है, तो उसको हम देखें तो ऑल इंटरेक्शंस इन द यूनिवर्स आर रिजल्ट ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेज। तो देखिए जितनी भी यूनिवर्स के अंदर हमें चीज़ें पता चलती हैं, 4 चीज़ों की वजह से पता चलती हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, या वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और ग्रेविटेशन है। तो डार्क मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट डू नॉट हैव अ चार्ज। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डार्क मैटर उन पार्टिकल से बना है जिनमें चार्ज नहीं है, विच मीन्स दैट डू नॉट इंटरेक्ट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस, यानी कि उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिसिटी होगी ही नहीं, क्योंकि जब उनमें चार्जेस नहीं है। सो दीज आर पार्टिकल्स दैट आर डार्क नेमली बिकॉज दे डू नॉट एमिट लाइट। अब उनको डार्क सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि उनके अंदर से लाइट नहीं आती, विच इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना, जो अपना में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना था। एंड मैटर बिकॉज दे पॉसेस मास। तो उनको डार्क मैटर क्यों कहा जा रहा है, डार्क मैटर इसलिए कहा जा रहा है, डार्क इसलिए क्योंकि उनके अंदर से लाइट नहीं आती, और मैटर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उनके अंदर कुछ मास है लाइक नॉर्मल मैटर एंड हैंस इंटरेक्ट थ्रू ग्रेविटी। लेकिन मैटर होने की वजह से वो ग्रेविटी की वजह से अफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिसिटी उनके अंदर नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिसाइड्स नॉट बीइंग फुल्ली इंटीग्रेटेड एंड अंडरस्टूड बाय particle physicists is extremely weak. For one thing, a particle that interacts so weakly becomes rather elusive to detect. अब देखिए जो इतना मुश्किल से कुछ भी बिहेव करता है या इंटरेक्ट करता है, तो उसको पता लगवाना, उसका पता लगवाना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज इंट्रैक्शंस फ्रॉम अदर नोन पार्टिकल्स को ड्राउन आउट सिग्नल्स ऑफ डार्क मैटर पार्टिकल्स। और जो कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं, यानी कि जो यूनिवर्स की फिजिक्स की स्टडी करते हैं, फिजिक्स ऑफ यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, उनको हम कॉस्मोलॉजिस्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनोवेशन हुआ है आर्मी के अंदर, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक मैंडरिन ट्रांसलेशन डिवाइस बनाई गई है आर्मी के लिए। यानी कि जो इंडियन सोल्जर्स चाइनीज़ बॉर्डर पे, यानी कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, चाहे वो LAC हो, चाहे वो कहीं पे इंडिया चाइना बॉर्डर हो अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पे अगर वो डिप्लॉय होते हैं, तो वो अगर चाइनीज़ सोल्जर्स मैंडरिन में बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो वो ईजीली हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सके, उसकी बात की जा रही है। तो इंडियन सोल्जर्स जो पेट्रोल कर रहे हैं ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, व्हेन दे कम फेस टू फेस विद चाइनीज सोल्जर्स विल सून बी एबल टू अंडरस्टैंड मैंड्रिन। तो वो मैंड्रिन समझने के लिए बहुत इजीली एप्लीकेबल हो जाएंगे एंड रिप्लाई इंस्टेंटली, और तुरंत ही उनको रिप्लाई इंस्टेंटली कर सकते हैं, यानी कि तुरंत ही उनको रिप्लाई कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ अ 600 ग्राम AI बेस्ड डिवाइस रन बाय एन इंडियन स्टार्टअप। तो जो डेवलप किया है एक इंडियन स्टार्टअप ने, उसके द्वारा वो इस पर काम कर पाएंगे, जो कि अंडर एडवांस ट्रायल्स है विद फीडबैक फ्रॉम द आर्मी। तो दिस वाज वन ऑफ द 75 AI enabled products and applications
जो कि अनवील की हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एट द AI इन डिफेंस सिम्पोजियम ऑन मंडे। इट इज़ बाई डायरेक्शनल। अब ये जो है वो बाई डायरेक्शनल होगा, जिसकी जो रेंज है वो अभी 5 से 10 फीट है, और ये मैंडरिन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। मैन्युफैक्चरर्स ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हिंदी में इसकी लैंग्वेजेस आ जाएँ, कि कन्वर्ट होकर लैंग्वेज हिंदी में आ जाए, और रेंज जो है इसकी वो अभी जो 5 से 10 फीट है, यानी कि अगर एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से 5 से 10 फीट की दूरी पर रहेगा तो ही वो चेंज कर सकता है। तब ये कोशिश की जा रही है कि इसकी रेंज बढ़ाकर 20 फीट कर दी जाए, कि अगर दो सोल्जर्स 20 फीट की दूरी पर भी खड़े हैं तो वो जो लैंग्वेज है वो चेंज होकर मैंडरिन से इंग्लिश में या मैंडरिन से हिंदी में हो सकती है। सो इसी के साथ 16 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर होते हैं गाइस। तो आई होप कि आपको सब चीज़ समझ में आई होगी। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, कोई भी सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।